अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का। तो अब ये जो टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपके अब 4.2 के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये टॉपिक आपका यूज़ होना है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करना है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ ना समझी तो वो आपके से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज पहले आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट समझाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, और फिर हम वो क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो चले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में पहले मैं आपको वजाहत दूंगा, फिर मैं जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, फिर मैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ आऊँगा। तो पहली प्रॉपर्टी में वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, आप उसका डिटर्मिनेंट ले लें या फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लेकर फिर डिटर्मिनेंट ले लें, जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट लें, जवाब सेम आएगा, जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं ये एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब हम ए मैट्रिक्स कोई भी बना लेते हैं, 1 - 1 2 3। अब आप देखिए आपके सामने ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं 1 - 1 2 3। अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 × 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -1 × 2 -2। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, आपको पता है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 5। अब देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ली ए और मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट आ गया 5। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ना इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, ए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। ये जो पहली रो नजर आ रही है इसको पहला कॉलम बना लें, और ये जो दूसरी रो नजर आ रही है इसको दूसरा कॉलम बना लें। तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखें, तो ये मैंने डिटर्मिनेंट बना लिया 1 2 -1 3। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। देखिए आपका फिर वही आंसर आएगा। आपको पता है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाना है, तो ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट लिया तब भी आंसर 5 ही आया है। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दी है कि चाहे आप ए डिटरमिनेंट ले लें या फिर आप ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, जरा देखिए अब स्टेटमेंट में क्या कहता है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अच्छा डिटरमिनेंट के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। जब भी आपने जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला है वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, यानी कि उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो कहता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, आप चाहे ए डिटरमिनेंट निकाल लें या ट्रांसपोज लेके डिटरमिनेंट निकाल लें, जवाब आपको बराबर मिलेगा। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, होपफुली समझ आई होगी। अब मैं जरा दूसरी प्रॉपर्टी पे आता हूं। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब दूसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप 2 रोज को या फिर 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लें तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि या तो आपने 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करना है या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है। इससे क्या होगा, इससे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये भी मैं एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूं। आपको याद होगा अभी ऊपर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी थी ए, वो थी 1 -1 2 3, और मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाला था, डिटर्मिनेंट आया था 5। अब मैं क्या करता हूं,
मैं कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करता हूं, ये है तो वैसे दो ही रोज, कि मैं इस रो को ऊपर ले जाता हूं और इस रो को नीचे ले आता हूं, और ये आपने लिखना भी है कि मैं बेसिकली क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं इंटरचेंजिंग R1 बाय R2। मैं रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहा हूं। अच्छा, जब मैं दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इसको लिख देता हूं A डैश। ये ले जी, मैंने दोनों रोज इंटरचेंज कर ली। 2 3 ऊपर आ गया, 1 -1 नीचे आ गया। अब जरा आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखें। 2 3 1 -1, तो देखें A डैश का डिटर्मिनेंट क्या आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3, जवाब आ गया -5। तो आपने देखा कि दो रोज को आपस में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। पहले डिटर्मिनेंट आ रहा था 5, अब डिटर्मिनेंट आ गया है -5। ठीक है, तो हमने दो रोज को इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। इसी तरह हम दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उससे भी डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो करना यही है, या तो आपने दो रोज को इंटरचेंज करना है या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। जितनी बार आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ज़हन में रखिएगा। जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी आपकी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स सेम हो जाएं, अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये भी एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और वो है जी 1 2 -1 4 1 6 1 2 -1, और मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं। A डिटर्मिनेंट 1 2 -1 4 1 6 1 2 -1, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस डिटर्मिनेंट की, इस मैट्रिक्स की जो पहली रो है और जो तीसरी रो है वो सेम है। आप देख सकते हैं कि रो 1 इज इक्वल टू रो 3। तो क्योंकि ये दोनों रोज सेम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। और इसी तरह अगर कॉलम सेम हो जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो B 4 1 3 4 1 3 -1 -1 2, और मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं। B डिटर्मिनेंट 4 1 3 4 1 3 -1 -1 2। तो आप इसमें भी नोट करेंगे कि ये जो पहला कॉलम है और ये जो दूसरा कॉलम है ये दोनों सेम है। कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि B का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक हो गया। तो कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल या सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, देन डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब फोर्थ देखते हैं। अच्छा जी, अब ये आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, टोटल 8 है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई पूरी की पूरी रो
या फिर पूरे का पूरा कॉलम 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 6 0 0 0 4 1 9। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ। ये आ गया डिटर्मिनेंट 1 2 6 0 0 0 4 1 9। अब आपने नोट किया कि इस मैट्रिक्स में या इस डिटर्मिनेंट में जो दूसरी रो है वो पूरी की पूरी 0 है। यहां पर आप लिखेंगे R2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि पूरी की पूरी रो 0 है तो आप लिख देंगे ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ए डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा। इसी तरह एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, वो आ जाती है 1 2 4 2 -1 3 0 0 0। मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं 1 2 4 2 -1 3 0 0 0। और मैंने ये नोट किया कि इसमें जो तीसरा कॉलम है वो पूरे का पूरा 0 है। तो आप लिखेंगे कि कॉलम 3 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि पूरे का पूरा तीसरा कॉलम 0 है तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो बी का डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो किसी एक रो को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, या किसी कॉलम को, किसी एक कॉलम को किसी मल्टीप्लाई करना है किसी नॉन जीरो नंबर से, तो कहता है डिटर्मिनेंट में भी उतने टाइम्स इजाफा हो जाता है, डिटर्मिनेंट भी उतने गुना बढ़ जाता है। अब आपको याद हो मैंने पहली प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स लिखी थी एक ए, और वो मैट्रिक्स लिखी थी मैंने 1 -1 2 3, और मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, वो आया था 5। अब हम एक काम करते हैं कि हम ये जो ऊपर दी हुई मैट्रिक्स है इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिस नंबर से हम इस मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट में भी कि आंसर में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट भी उतना बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम एक काम करते हैं कि हमें ये पहली रो नजर आ रही है, हम इस पहली रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी नंबर से, लेट से 2 से, ठीक है, पहली रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो आंसर में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आंसर भी 10 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 10। एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगी ना, मैं इसको ए डैश कह लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया बन गया 2 -2, नीचे वाली एज इट इज है 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखें तो इसका डिटर्मिनेंट अब 10 आना चाहिए। 2 -2 2 3। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 3s are 6, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 6 + 4 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 किसका आंसर था, ए डिटर्मिनेंट का, तो हम 5 की जगह पे ए डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो ए डैश का डिटर्मिनेंट बन जाएगा 2 टाइम्स ए डिटर्मिनेंट। तो देखें डिटर्मिनेंट में भी उतने टाइम्स इजाफा हो गया, डिटर्मिनेंट भी 2 टाइम्स हो गया। आपने क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था रो को, एक रो को, तो आंसर में भी 2 का इजाफा हो गया है, आंसर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। अब दोबारा तजर्बा करते हैं। हमारे पास फिर यही मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, वो आया था 5।
अब हम कोई कॉलम ले लेते हैं, पहले रो के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, अब कॉलम के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये दूसरा कॉलम ले लेते हैं और इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेट्स सो 4 से, ठीक है। तो आंसर में भी 4 मल्टीप्लाई होगा, आंसर भी 20 आना चाहिए, 5 4 जार 20। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये मैट्रिक्स को मैं ए डैश कह दूंगा, ये बन जाएगा 1 2 -4 और 12, ठीक हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखें, 1 -4 2 12, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12 12, 4 2 जार -8, और आपको पता है माइनस माइनस प्लस होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 20। इस 20 को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जार 20। अब 5 डिटरमिनेंट किसका आंसर, 5 किसका आंसर था, ए डिटरमिनेंट का, तो हम 5 की जगह पे ए डिटरमिनेंट लिख देते हैं। तो बन गया ए डैश का डिटरमिनेंट 4 टाइम्स ए डिटरमिनेंट। तो हमने कॉलम 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर में भी 4 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर भी 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ये कह रही है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय सम नॉन जीरो नंबर के, कि जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी रो या किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से के से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट में भी वो के का इजाफा हो जाएगा, के टाइम्स ए डिटरमिनेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स ए डिटरमिनेंट आया जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स ए डिटरमिनेंट आया, तो डिटरमिनेंट में भी उतना इजाफा हो जाएगा। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हाँ जी, अब आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी रो या किसी कॉलम में 2 एलिमेंट्स सम हो रहे हों या माइनस हो रहे हों, तो हम उसके डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, हम ऐड पे फोकस करेंगे कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी रो या किसी कॉलम में 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हों तो हम उसके डिटरमिनेंट्स को 2 डिटरमिनेंट्स के सम में तोड़ सकते हैं। वो कैसे तोड़ सकते हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे लिखा हुआ आता है, बुक में किसी और तरह से लिखा हुआ है, मैं किसी और तरह से लिख रहा हूं, a + b c d e + f g h i + j k l। अब ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और मैंने इसमें नोट किया कि इसका जो पहला कॉलम है इसमें 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो मैं अब इसको 2 डिटरमिनेंट्स में कैसे ब्रेक करूंगा ये आपने समझना है। तो इसके 2 डिटरमिनेंट्स में हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि वो जो 2 कॉलम्स जिनमें सिंगल सिंगल एंट्रीज हैं या सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं, आपको नजर आ रहा है कॉलम 2 में भी एक एक एलिमेंट है, कॉलम 3 में भी एक एक एलिमेंट ही है। तो ये जो 2 कॉलम्स हैं जिनमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं वो दोनों डिटरमिनेंट में एज इट इज आएंगे, दोनों डिटरमिनेंट्स में ये दोनों कॉलम एज इट इज आएंगे। यानी कि पहले में भी C G K D H L प्लस दूसरा मैं नीचे लिख रहा हूं, इसमें भी C G K D H L, ठीक है। तो जो हम 2 डिटरमिनेंट्स में इसको तोड़ रहे हैं ना, उसमें ये जो 2 कॉलम्स जिनमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं उन दोनों डिटरमिनेंट्स में ये दोनों कॉलम एज इट इज आएंगे। इसमें भी देख लें दूसरा और तीसरा कॉलम वही है, इसमें भी देख लें दूसरा और तीसरा कॉलम यही है। हाँ, ये जो पहला कॉलम है इसको हम ब्रेक करेंगे कि पहले डिटरमिनेंट में ये पहले एलिमेंट्स आ जाएंगे A E I और दूसरे डिटरमिनेंट में ये दूसरे एलिमेंट्स आ जाएंगे B F J। तो पहले में आ जाएगा A E I और दूसरे में आ जाएगा B F J। तो 2 डिटरमिनेंट्स को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो, ये रो में भी हो सकता है, अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हो तो उसको हम इस तरह से 2 डिटरमिनेंट्स के सम में
दो डिटर्मिनेंट्स के सम में ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से ब्रेक करना, अभी मैंने बताया कि जो दो कॉलम्स में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होंगे वो दोनों में एज इट इज आएंगे, और जो कॉलम में दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे थे, एक डिटर्मिनेंट में पहले एलिमेंट्स आ जाएंगे, दूसरे में दूसरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एक सिंगल डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं अगर किसी रो या किसी कॉलम में दो नंबर्स ऐड हो रहे हो। ठीक हो गया, तो ये आपकी छठी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब आपके पास आ गई सेवंथ प्रॉपर्टी। अब सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं ये आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेवंथ प्रॉपर्टी ये कहती है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको याद हो एक मैट्रिक्स लिखी थी, वो थी 1 - 1 2 3, और आपको याद होगा इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला था तो वो आया था 5। तो अब ये जो आपकी सेवंथ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि हम इसी का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं 1 - 1 2 3। तो आपकी सेवंथ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, कि अगर आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और दूसरी रो में ऐड कर दें, या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, तो इससे डिटर्मिनेंट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर यह है आपकी दूसरी रो। हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो जवाब आएगा उसको हम ऐड कर देंगे पहली रो में। तो सबसे पहले तो इसको लिखते कैसे हैं ये आपको समझ आनी चाहिए। तो हमने क्या फैसला किया है, हमने फैसला किया कि हमने रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको रो 1 में ऐड करना है। तो उसको लिखेंगे ऐसे, पहले तो जिस रो में या जिस कॉलम में आपने ऐड करना हो पहले उसको लिखते हैं रो 1। रो 1 में क्या करना है, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। आगे लिखेंगे 2 रो 2। इसको ऐसे लिखेंगे कि रो 1 में रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब किस रो में ऐड कर रहे हैं, रो 1 में, तो आगे आप लिख देंगे रो 1 डैश। तो ये रो 1 डैश का मतलब होता है कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना वो हम रो 1 में कर रहे हैं। अब ये जब आपने ये ऑपरेशन करना है तो किस तरह से करना है, जब भी आपने ये ऑपरेशन करना है आपने एक मर्तबा उस डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिखना है। जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखना है 1 - 1 2 3। ये लिखने के बाद अब आप करेंगे जो आपने करना है। क्या करना है, हमने फैसला किया कि हम इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो जवाब आएगा उसको हम इस ऊपर लाकर ऐड कर देंगे। तो चले करके देखें, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, जवाब आएगा 4, इधर ऐड कर दिया। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, जवाब आएगा 6, इधर ऐड कर दिया। तो ये जब मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे ना तो इस रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी रहेगी। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आता है वो आपने जहन में रखना है और ऊपर प्लस कर देना है। इसी तरह 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो जवाब आता है वो जहन में रख के आपने ऊपर ऐड कर देना है। इन दोनों को चेंज नहीं करना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं वो इनको भी चेंज कर देते हैं, ये चेंज नहीं करना। ठीक है, हमने बाहर दिमाग के अंदर, जहन के अंदर जो भी ऑपरेशन डिसाइड होगा, जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था तो दिमाग में 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए जवाब क्या आता है, जवाब आता है 5 5 2 3। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखें, 5 3s are 15 - 2 5s are 10। जवाब तो फिर 5 आ गया, पहले भी 5 था अब भी 5 आ गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक हो गया। अब आप यही काम कॉलम में एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर वही डिटर्मिनेंट लिख लें 1 - 1 2 3। अब हम एक काम करते हैं, हम ये जो पहला कॉलम लिखा हुआ है हम इस पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो जवाब आएगा उसको इधर लाके प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन डिसाइड किया है कि कॉलम 2 में ऐड करना है आपने। तो मैंने बताया जिसमें आपने प्लस करना होता है, माइनस भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपने प्लस करना हो उस कॉलम को या रो को पहले लिखना है। तो कॉलम 2 में क्या करना है, कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कॉलम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड करना है। आगे लिख देंगे C2 डैश, क्योंकि हम
ऐड कॉलम 2 में कर रहे हैं तो जिसमें ऐड कर रहे होते हैं उसको उसके साथ डैश लगता है, इसका मतलब होता है ऑपरेशन कॉलम 2 के अंदर हो रहा है। अब ये ऑपरेशन करने से पहले आप इस डिटरमिनेंट को एज इट इज लिख लें, 1 2 -1 3। अब आपने जो डिसाइड किया वो करें। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो आंसर आएगा वो इधर कॉलम 2 में लाके प्लस करना है, ये चेंज नहीं होगा। तो जी करें, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इधर ऐड कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 बनता है, ये 6 नहीं बनेगा, वो जो भी नंबर बनेगा वो इधर आके ऐड कर देंगे। तो देखिए आंसर क्या है आपके पास, 1 2 2 9। अब इसको ओपन करें, 1 9 9 -4, जवाब फिर 5 आया। पहले भी 5 था, रो में मल्टीप्लाई करके ऐड किया तब भी 5 आया, कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड किया तब भी 5 आया। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो इज एडेड टू अनदर रो, कि जब हम रो को किसी नॉन जीरो स्केलर, स्केलर का मतलब होता है नंबर, कि जब हम किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करेंगे या किसी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम में ऐड करेंगे, इससे डिटरमिनेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे। अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीकाकार ये है कि आप उसके प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें ना 2 तरह की ट्रायंगल्स पता होनी चाहिए, 2 तरह की मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। ये दोनों जो होती हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इन दोनों को हम ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर की 2 टाइप्स हैं, अपर या लोअर, और दोनों को मिला के आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर। तो आप देखें अपर ट्रायंगुलर कौन सी होती है, उसमें देखें ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले नंबर्स नॉन जीरो हो तो वो अपर ट्रायंगुलर होगी। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले नॉन जीरो है तो ये अपर ट्रायंगुलर होगी। और अपर ट्रायंगुलर के लिए वो मैथमेटिकली वो ऐसे लिखता है कि इफ aij does not equal to 0 for all I is less than j। I is less than j, ये जो लिखा हुआ है ना, I less than j का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले नंबर्स। ठीक है, I less than j का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले नंबर्स। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये नॉन जीरो है। वो कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए। aij का मतलब होता है एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए जब हम प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हों। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। और अगर लोअर ट्रायंगुलर होगी तो उसके बारे में वो लिखेगा कि इफ aij does not equal to 0 for all I is greater than j। I greater than j का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले नंबर। तो अब आप देखो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और ये आगे उसके नीचे वाले नंबर, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले नंबर जीरो नहीं है। तो अगर I लेस देन j हो तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले नंबर, I इज ग्रेटर देन j हो तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले नंबर, उलट है। तो ये आपके अपर और लोअर ट्रायंगुलर है। तो कहते हैं इनका अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना हो तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए 1 2 4 0 -1 3 0 0 6, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर बन रही है तो मुझे इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बस डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, जवाब आ गया -6, डिटरमिनेंट आ गया। इसी तरह ये लोअर ट्रायंगुलर है, मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए 1 0 0 2 4 0 3 -1 6, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। अब क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, मुझे इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, जवाब आ जाएगा 24। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीकाकार ये है कि आप उसके प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये है जी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम अगली क्लास में क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।